डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम 11th केमिस्ट्री का हाफ ईयर पेपर सितंबर 2014 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखिए जो इसका जो उत्तर आएगा सही वो है आपका ए 12 ग्राम ऑफ He, क्योंकि हम जानते हैं मोर द नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। तो आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, वो आपका वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट होता है। तो हमने सभी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके 12 ग्राम ऑफ हीलियम में बनते हैं, इसीलिए ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज़। अब जो C6H12O6 ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 180 U होता है, और यदि इसको आपको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना आपका जो है वेट होगा, तो आपने U की जगह G लिख देना है। तो 180 ग्राम आपका जो है वो 1 मोल का होता है, उसी को आप 1 मोलर मास कहते हैं। तो 180 G आएगा, ये आपका 1 मोलर मास का ऑफ ग्लूकोज का ये आपका वेट होगा, जिसमें एवोगैड्रोज नंबर मौजूद होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बॉन्ड लेंथ्स आर लोअर इन एलिमेंट्स हैविंग। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर आपको जो है कम से कम बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपका बी इसका उत्तर सही आएगा जो है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ए रिएक्शन A+B चेंजेस इनटू C+D+Q। यहाँ पर आपकी जो है हीट रिलीज हो रही है, जो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या जो आपकी इसमें नेगेटिव होगी, तो इज़ फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। द रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, जिससे ओवरऑल आपका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है एट एनी टेम्परेचर। रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। तो जो सही उत्तर आएगा इसका आपका डी आएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन में कि फॉर द बेल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। रीजन देता है द वैल्यू ऑफ N फॉर स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द बेल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग द हाइएस्ट वेवलेंथ इज 4 एंड 5। देखिए असर्शन ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका रोंग है, क्योंकि जो आपको हाईएस्ट वेवलेंथ है वो कब मिलेगी, जब आपकी N2 की वैल्यू 3 होगी। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो आपका रोंग है, सी आएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ। क्यू इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। W इज़ आल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन, बट वाई Q प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन। देखिए जो Q प्लस W का जो सम होता है वो डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो एक स्टेट फंक्शन है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो इसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है Fe2 पॉजिटिव इज बिगर इन साइज इन कंपेरिजन टू Fe3 पॉजिटिव। तो ये आपका खाली स्थान था। इसको अपन समझ सकते हैं कि मोर द चार्ज स्मॉलर द साइज। मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स स्मॉलर साइज। तो Fe2 पॉजिटिव पर चार्ज कम है, Fe3 पॉजिटिव पर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए जो Fe2 पॉजिटिव का साइज बिगर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज शोन बाय। तो सही उत्तर आएगा हीलियम, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज होता है और इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन इसकी आपकी होती है। चलिए टेंथ क्वेश्चन है आपका। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 ग्राम पर ml, what is the volume required for making 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो आपने सबसे पहले तो मोलर मास ऑफ मेथनॉल को कैलकुलेट कर लेना है। वो आपको आएगा 32 ग्राम पर मोल। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.032 किलोग्राम मोल -1, क्योंकि वैल्यूज़ हमें लीटर में दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है। और मोलरिटी ऑफ मेथनॉल सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर आपका जो है
तो इसमें 0.793 डिवाइडेड बाय 0.032, तो इससे आपका जो है आपकी मोलेरिटी निकलेगी 24.78 मोल लीटर माइनस 1, इसकी जो मोलेरिटी होगी आपकी जो है। उसके बाद हम मोलेरिटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1V1 ये आपका गिवन सॉल्यूशन के लिए है, और M2V2 टू बी प्रिपेयर्ड, जो कि हमने प्रिपेयर करना है। तो जो हमने प्रिपेयर करना है उसकी हमें वॉल्यूम भी पता है और उसकी हमें जो है मोलेरिटी भी पता है। तो हमें V1 को ज्ञात करना है। तो 24.78 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0252 लीटर, और इसको अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25.2 मिलीलीटर इसका उत्तर आएगा। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एट 4.620 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर। तो हम जानते हैं कि जो आपका C होता है वो नू लैम्डा के बराबर होता है। C क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपकी जो है, और नू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। तो आपकी जो लैम्डा वेवलेंथ होगी वो C/नू हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो 649.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर आएगा। उसको अपन नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 649.3 नैनोमीटर इसका उत्तर आएगा। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है कार्बन की। तो जो आपका CH ट्रिपल CH या जो आपकी इथाइन है, इसमें जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन में। चलिए B, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। तो इसमें जो आपका CH3 वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और जो आपका CHO वाला कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 मार्क्स के हैं। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो जो आपकी वेल्डिंग वाली गैस है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। तो बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of gas और molecular formula। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपका 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो आपका निकल कर आएगा 12 डिवाइड बाई 44, क्योंकि CO2 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 44 होता है और कार्बन का 12 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे CO2 के कुल वेट से जो जितना लिबरेट हुआ है, तो हमारा कार्बन निकल कर आएगा 0.9218 ग्राम। इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेंगे वाटर 0.690 ग्राम वाटर के अंदर, तो ये हमारा आएगा 2/18 इंटू 0.690 0.0767 ग्राम। एज गैस कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, हम जानते हैं जो हमारी गैस है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। तो जो आपका टोटल मास जो होगा वो इसका कितना होना चाहिए, वो आपका 0.9985 ग्राम होना चाहिए। दोनों को जोड़ देंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन गैस, तो जो आपकी कार्बन की परसेंटेज है डिवाइड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका 92.32 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेंगे, 0.0767 डिवाइड बाई 0.9985 इंटू 100, 7.68 आपका आ जाएगा परसेंटेज। एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलिमेंट परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। तो जो आपका एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, परसेंटेज बाय मास हम 92.32 ग्राम कार्बन है, 7.68 ग्राम हाइड्रोजन है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज बाय मास को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो हमारा निकल कर जो आएगा वो 7.69 इन केस ऑफ कार्बन
एंड 7.68 इन केस ऑफ हाइड्रोजन। और जो आपका सिंपलेस्ट रेशो होगा वो आपका 1:1 होगा। इसलिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपका CH होगा। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इनटू, क्योंकि 11.6 जो आपका वेल्डिंग गैस का 10 लीटर गैस का मेजर हुआ है, कितना है आपका जो है, तो आपको पता है कि जो आपका 10 लीटर गैस का 11.6 है तो 22.4 अगर आपका लीटर ये हो ST पर वॉल्यूम, तब इसका कितना मोलर मास होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25.984 ऑलमोस्ट 26 ग्राम पर मोल के करीब आपका आएगा। और मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा मोलर मास है वो 26 है, डिवाइड बाय 13 ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास है CH का, तो आपका 2 आ जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला आपका बन जाएगा 2 × CH C2H2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखिए रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो आपका एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो पहला ये है, ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू ए सॉलिड। तो इस केस में आपकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है क्योंकि आपकी सॉलिड के केस में मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। बी, द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। तो जब टेम्परेचर रेज होता है तो आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उससे आपका मोर डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू मोर वाइब्रेशन एंड हेंस मोर डिसऑर्डर। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ, सी क्वेश्चन की तरफ, कि जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर ये गैस के रूप में लिबरेट होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो आपका जो रिएक्टेंट है वो तो कम्प्लीटली सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट्स है उसमें गैसियस सब्सटेंसेस है और गैसियस सब्सटेंसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी। डी क्वेश्चन है आपका, H2 molecule is converted into 2H एटम्स। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपका एंट्रोपी भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद आपका जो है एक केस स्टडी था, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पोज करके हम सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन जो था वो है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ NC, P एंड SI। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, मेटल की आपकी कम होती है। तो अगर नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो जो सही उत्तर आपका आना था वो है सिलिकॉन की सबसे कम, उससे ज़्यादा फास्फोरस की, उससे ज़्यादा कार्बन की और सबसे ज़्यादा आपके नाइट्रोजन की होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो मेटालिक प्रॉपर्टी यदि इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और यदि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। चलिए बी क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसमें आपकी लिथियम का स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, तो आपका इसमें नंबर ऑफ शेल जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो नंबर ऑफ शेल आपकी इंक्रीज होती है, जिससे साइज बढ़ जाता है इसका जो है। सी है, व्हाई डज ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की, तो ऑक्सीजन की होती है आपकी 2px2, 2p1, 2pz1, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हाफ फील्ड होती है 2px1, 2p1, 2pz1। और हम जानते हैं जो हाफ फील्ड कन्फिगुरेशन है वो मोर स्टेबल है, तो उसमें से रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसीलिए जो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाइयर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन केस ऑफ नाइट्रोजन।
चलिए लॉन्ग आंसर की क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है, प्रिपेयर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, डी क्वेश्चन हमारा एक रह गया है, वो हम कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन साइज लीडिंग टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये आपका आना था। उसके बाद हम 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना था और कंपेयर करना था रिलेटिव स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल एंड N2 नेगेटिव आयंस की जो है। चलिए तो ये आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आपकी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, आपने इसमें ध्यान देना है कि जो आपके ऊपर के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है के अंदर जो है π2px π2py जो वो लोअर एनर्जी की है एज़ कम्पेयर टू σ2pz। ठीक है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नोट करना है कि यहाँ पर σ2pz की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है और π2px और π2py की एनर्जी थोड़ी कम होती है। चलिए नाइट्रोजन की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे मॉलिक्यूल की, तो वो σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px2 π2py2 σ2pz2। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर बात करेंगे तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको माइनस कर देंगे उसमें से। तो 1/2 10 - 4, 10 इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 × 6 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा। और यदि हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव की बात करें, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो σ2pz में से निकलेगा जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा तो वो आपके 10 से 9 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे आपके जो है। तो 1/2 × 5 आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा। यदि आप बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस की बात करें तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो π*2px या π*2py में जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 10 ही रहेंगे, तो 10 - 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो आपका 2.5 इसका उत्तर आएगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो N2 माइनस और N2 पॉजिटिव का ऑलमोस्ट सेम है, 2.5 है, और N2 का इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। अब अगर हम इसमें से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करें तो जो आपका जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक है। तो N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव ये दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। और N2 जो आपका ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है। आपका ऑप्शन में जो अगला प्रश्न आया था उसके क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। 16th के अंदर डिफाइन आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो उसकी जो डेफिनेशन होगी, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम सो एज टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिगुरेशन। ये आपका आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन होगी। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैटायंस एंड एनायन इज आल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड HCl मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। देखिए इसका शॉर्ट आंसर जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। जब कोई दो एटम्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो उसके दौरान न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है आपके ये जो है जनरेट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जहाँ पर आपका अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन, वहाँ पर आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नहीं तो आपको पता है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं, या तो इनमें अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होगी या अबव एंड बिलो द प्लेन जो आपकी ओवरलैपिंग इसमें होती है। तो आपका H के अंदर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है जो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपकी हो जाती है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसी प्रकार से
HCl की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑफ द 2p ऑर्बिटल ऑफ Cl जो आपका हाफ फील्ड होता है, तो हम अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 2pz को मानते हैं, तो आपके आपस में ओवरलैप होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। तो जो डाइपोल मोमेंट है NH3 की, ये हायर होती है एज कम्पेयर टू NF3। क्यों? बिकॉज इन NH3 जो आपकी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स। तो आपस में जुड़ जाएंगे जिससे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ NF3 क्या होता है, ये आपके अपोजिट होते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू लोन पेयर इज इन अपोजिट डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल वैल्यूज होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब हम अगली 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड m एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो आपकी n की वैल्यू है वो 3 होगी, l की वैल्यू 2 होगी और ml की वैल्यू आपकी +2 से लेकर -2 के बीच में कोई भी हो सकती है, +2, +1, 0, -1, -2। बी क्वेश्चन है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to the bombardment of by alpha particles. If the thin foil of light atoms like aluminum is used, what difference would be observed from the above results? तो यदि आप लाइटर एलिमेंट्स लेंगे तो उस केस में जो आपका रिजल्ट होगा टोटली डिफरेंट होगा। तो एल्युमिनियम हैविंग लाइटर न्यूक्लियस देन गोल्ड, प्लेटिनम, रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड बी टोटली डिफरेंट। नंबर ऑफ alpha particles deflected back and those deflected through some angle will be negligible, ये नामात्र होंगे आपके जो है। चलिए सी क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold frequency and work function of the metal। तो उसके लिए वर्क फंक्शन जो होता है आपका वो h nu नोट के बराबर होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपकी वर्क फंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको आप क्या करेंगे, आप नू नोट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे c/λ नोट। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय λ नोट की वैल्यू है। तो आपकी जो नू नोट की वैल्यू आएगी वो 4.41 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आएगी। तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 4.41 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो वर्क फंक्शन की वो 2.92 × 10⁻19 जूल होगी। चलिए अथवा वाले प्रश्न भी हम ले लेते हैं। वाई लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को आप फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी क्यों कहते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, बिकॉज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरिंग फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एलिमेंट्स एंड हेंस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसके लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसको फिंगरप्रिंट भी हम कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En -2.18 × 10⁻18। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द n = 2 ऑर्बिट। तो आपको सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होगा वो ΔE = E∞ - E2। तो E∞ की वैल्यू आपकी 0 होती है, -2.18 × 10⁻18 जूल एटम इनवर्स डिवाइड बाई n²। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2² आपका हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 5.45 × 10⁻19 जूल एटम इनवर्स आपका आएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। व्हाट वर द वीकनेस और लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की क्या लिमिटेशंस थी।
तो कुछ एक लिमिटेशंस, वैसे काफ़ी लिमिटेशंस है, कुछ एक लिमिटेशन इस प्रकार से है कि ए फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन, इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनके लाइन स्पेक्ट्रम को। बी ए फेल टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस नहीं था, ये आपका जो मॉडल था। और नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। देखिए, जब आप जो आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है ये और डिवाइड हो जाती है, जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का भी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सका था। तो ये आपका 11th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली पेपर था। आशा करता हूँ आपको ये पेपर जो है समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को पॉज कर किसी भी क्वेश्चन को आराम से इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।